तारीख थी 3 मई 1999। जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में ताज़ी बर्फ पिघलनी शुरू हो रही थी। ऊंचाई पर बैठी हवा में अभी भी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उस ठंड से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और था जो उन चोटियों पर पहले से मौजूद था। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक और जिहादी घुसपैठिए भारतीय जमीन पर, भारतीय चोटियों पर बंकर बनाकर बैठ चुके थे और भारत को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। भनक थी, चेतावनी दी गई थी, बार बार दी गई थी। सवाल ये है कि वो चेतावनी किसने दबाई, किसकी टेबल पर रुकी और किसकी लापरवाही ने सैकड़ों भारतीय जवानों को उनकी जान से हाथ धुलवा दिया। यही सवाल आज भी भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे काला अध्याय है। कहानी शुरू होती है 1998 की सर्दियों से। पाकिस्तान की सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक गुप्त ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। प्लान सीधा था और बेहद खतरनाक। हर साल सर्दियों में जब बर्फबारी के कारण भारतीय सेना ऊंची चोटियों से नीचे उतर जाती थी, तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि उन खाली चोटियों पर अपने सैनिक बिठा दो। पहले नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के रेगुलर सैनिकों को मुजाहिदीन के भेष में भेजो, फिर जब बर्फ पिघले और भारत को पता चले, तब तक इतनी मजबूत पोजीशन बना लो कि उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाए। और यही हुआ। अक्टूबर 1998 से लेकर अप्रैल 1999 तक धीरे धीरे चुपचाप लगभग 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए कारगिल, द्रास, मुश्कहो और बटालिक सेक्टर की 130 से ज्यादा चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। ये सब हो रहा था और भारत की आंखें बंद थीं। लेकिन क्या सच में बंद थीं? आईबी, जिसे हम आईबी कहते हैं, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। उसका काम है देश के अंदर और सीमाओं पर होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना। और कारगिल से पहले आईबी ने अपना काम किया था। रिपोर्ट्स भेजी गई थीं। 1998 के अंत में और 1999 की शुरुआत में आईबी के फील्ड एजेंट्स ने कारगिल सेक्टर से कई इनपुट्स भेजे थे। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार असामान्य गतिविधि हो रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ से बड़ी तादाद में राशन, गोला बारूद और लोगों की मूवमेंट दिख रही है। स्थानीय चरवाहों ने भी बताया था कि ऊंचाई वाले इलाकों में अनजान लोग दिखे हैं। ये संकेत किसी बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन इन रिपोर्ट्स के साथ जो हुआ, वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। आईबी की रिपोर्ट्स पहले दिल्ली हेडक्वार्टर्स पहुंची। वहां से वो रिपोर्ट्स संबंधित मंत्रालयों और सैन्य खुफिया तंत्र यानी डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस तक जानी चाहिए थीं। लेकिन सिस्टम में एक जहरीली बीमारी थी, ब्यूरोक्रेसी। एक एजेंसी की रिपोर्ट दूसरी एजेंसी को तब तक गंभीरता से नहीं लेती थी जब तक कि ऊपर से सीधा आदेश न आए। आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच कोऑर्डिनेशन का भयंकर अभाव था। रॉ अपनी दुनिया में था, आईबी अपनी दुनिया में और आर्मी इंटेलिजेंस अपनी। तीनों के पास अलग अलग टुकड़े थे पजल के, लेकिन कोई एक जगह नहीं थी जहां वो टुकड़े जुड़ सके। रिपोर्ट्स फाइलों में दबती गईं, एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर गईं, नोटिंग्स लगीं, साइनिंग्स हुईं, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। वो खुद बस में बैठकर लाहौर गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिले, लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। पूरा देश उम्मीद में था कि शायद अब शांति आएगी। इस माहौल में जब आईबी की रिपोर्ट्स आईं कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो राजनीतिक स्तर पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। शांति प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अलार्म बजाना किसी को मंजूर नहीं था। एक तरह से डिप्लोमेसी ने इंटेलिजेंस की आवाज को दबा दिया। और फिर वो दिन आया, 3 मई 1999। ताशी नामग्याल नाम के एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को खबर दी कि कुछ अनजान हथियारबंद लोग ऊंचाई पर दिखे हैं। सेना ने पेट्रोल भेजी। कैप्टन सौरव कालिया के नेतृत्व में 5 जवानों की टीम गई और फिर वो टीम कभी जिंदा वापस नहीं आई। जब उनके शव मिले तो उन पर अत्याचार के निशान थे जो किसी भी इंसान की रूह कपा दें। उनकी आंखें निकाली गई थीं, कान काटे गए थे, शरीर पर सिगरेट के जले हुए निशान थे। जिनेवा कन्वेंशन की हर शर्त का उल्लंघन हुआ था। और तब जाकर भारत को एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं है, ये पूरा एक युद्ध है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी सैनिक 18,000 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बंकरों में भारी गोला बारूद के साथ जमे हुए थे और भारतीय सेना को उन्हें नीचे से ऊपर चढ़कर हटाना था, जो मिलिट्री साइंस में सबसे मुश्किल काम माना जाता है। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। तोलोलिंग, टाइगर हिल, .4875, .5140,
ये नाम अब भारत के गौरव और दर्द दोनों की निशानी है। एक एक चोटी के लिए दर्जनों जवानों ने अपनी जान दी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर कहकर दुश्मन पर हमला किया और शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने खालूबार की चोटी पर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपनी तोप की पोजीशन से दुश्मन पर सीधी मार की और वीर गति को प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 547 भारतीय जवान शहीद हुए, 1300 से ज्यादा घायल हुए। और ये सारी कुर्बानियां शायद टाली जा सकती थीं अगर वो रिपोर्ट समय पर पढ़ी गई होती, अगर वो चेतावनियां गंभीरता से ली गई होती। कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा वो भारत की खुफिया व्यवस्था के लिए एक करारा तमाचा था। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का पूर्ण अभाव था। आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस तीनों अपने अपने खांचों में काम कर रहे थे। किसी एक एजेंसी ने पूरी तस्वीर देखने की कोशिश नहीं की। इनपुट्स थे, लेकिन उन इनपुट्स को जोड़कर एक ठोस आंकलन बनाने का तंत्र ही मौजूद नहीं था। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक स्तर पर लाहौर शांति प्रक्रिया के चलते एक तरह का परसेप्शन बायस काम कर रहा था। यानी हम मान बैठे थे कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं करेगा, इसलिए किसी भी विपरीत संकेत को हमने अनदेखा कर दिया। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों पर बाद में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन ग्रुप को और मजबूत किया गया। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। जो नुकसान हो चुका था वो हो चुका था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। ये किसी एक व्यक्ति की नाकामी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। आईबी ने रिपोर्ट भेजी, लेकिन उसकी भाषा इतनी स्पष्ट नहीं थी कि तुरंत अलार्म बजे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी तरफ से कोई स्वतंत्र व्याख्यापन नहीं किया। रॉ का ध्यान ज्यादातर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर था। कारगिल सेक्टर उनकी प्राथमिकता में नहीं था। और राजनीतिक नेतृत्व शांति के सपने में इतना डूबा था कि युद्ध की आहट सुनना ही नहीं चाहता था। सबने अपना अपना काम किया, लेकिन किसी ने पूरा काम नहीं किया। आज कारगिल युद्ध को हुए 2.5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं। लेकिन क्या हम वो सवाल पूछते हैं जो पूछे जाने चाहिए? वो रिपोर्ट्स जो आईबी ने भेजी थीं, वो किसकी टेबल पर रुकी? किसने उन्हें रूटीन मानकर फाइल में दबा दिया? किस अफसर ने सोचा कि ये जरूरी नहीं है? किस नेता ने ये फैसला किया कि शांति की तस्वीर बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इससे सच्चाई जानने के? इन सवालों के जवाब आज भी किसी फाइल में बंद है, किसी अलमारी में ताला लगा है, किसी सरकारी दफ्तर की धूल खा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो चेतावनी समय पर सुनी गई होती, अगर दिसंबर 98 या जनवरी 99 में ही भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया होता, तो क्या कैप्टन सौरव कालिया जिंदा होते? क्या कैप्टन विक्रम बत्रा आज अपने परिवार के साथ होते? क्या वो 547 जवान अपने घरों में अपने बच्चों के साथ होते? शायद हाँ, शायद। और वो शायद ही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। कारगिल सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सबक था। सवाल ये है कि क्या हमने वो सबक सीखा, या अगली फाइल भी किसी टेबल पर धूल खा रही है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।